जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि जो आपकी हिंदी वर्णमाला की आज आपकी दूसरी क्लास है, यानी कि जो आपकी सेकंड क्लास है उसी का ही, यानी कि पार्ट 2 वर्णमाला का। तो यूपी पुलिस के जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पैटर्न को देखते हुए ये सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी पर आपको क्लास देखने को हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए वो आप मिस ना कर पाओ। और वीडियो को लाइक करें। तो आपने पिछली वर्णमाला में यहाँ तक पढ़ ही लिया होगा कि जो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और जाति के आधार पर ये यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से आपके आगे चलेगा। आप तो आप पिछली वीडियो को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। आपके शॉर्ट नोट्स एक अच्छी तरीके से आपके तैयार हो रहे हैं, कृपया आप अपने नोट्स बना लें। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखकर सेंड करें। तो आपके लिए यूपी पुलिस के यानी कि जो सभी सब्जेक्ट हैं उन पर धीरे धीरे आपको क्लास देखने को मिल जाएंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला नोट पॉइंट दे रखा है, उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है, ये कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है। इसमें लिंग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो पुल्लिंग स्वर होते हैं ए, आ, ए, उ, ए, ए वर्ग, उ वर्ग, ए वर्ग, ओ वर्ग, ये होता है। केवल स्त्रीलिंग को आपको याद करना है, ई, दोनों ई और री, ये आपके जो हैं स्त्रीलिंग स्वर हैं। इसके बाद है जीव के भाग के आधार पर, यानी कि जीव के भाग के आधार पर अग्र स्वर होते हैं ई, री, ए। जो तालु का मुंह आगे, यानी कि तालु को अगली साइड से बोला जाता है। मध्य स्वर होता है ए, जो कंठ के मध्य से बोला जाता है। पश्च स्वर होते हैं उ, ओ, आ, ये होठ के पीछे से बोले जाते हैं। तो यहाँ से आपकी क्लास आज शुरू होती है। तो इसमें पहला देखेंगे हम, पहली लाइन लिखी हुई है, जीव के व्यस्त व्यवहार की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो अभ्यंतर प्रयत्न, यानी कि भीतर और अंदर, यानी कि अंदर की साइड से जो प्रयत्न कर कर बोले जाते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न होने से पहले बागेंद्रियों की क्रिया जो होती है यह आपकी कामता प्रसाद गुरु जी ने यह इस प्रकार का एक कथन दिया है। और कोमल तालु से होठ के बीच में किए गए प्रयत्न को अभ्यंतर के अंतर्गत है, यानी कि जो भी स्वर व्यंजन आपके जो अक्षर हैं, ये भाषा है, ये इसके बारे में ये दो कथन दिए गए हैं, कामता प्रसाद गुरु जी का और भोलानाथ तिवारी का। यह आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस प्रकार का कथन आपका यूपी पुलिस में देखने को नहीं मिल रहा है। पर आपके एक अच्छे नोट्स बनवाने के लिए मैंने ये कथन आपके लिए लिए हैं। बाह्य प्रयत्न ध्वनि के अंतः की क्रिया, यानी कि जो ध्वनि के अंत की क्रिया होती है उसको बाह्य प्रयत्न कहा है कामता प्रसाद गुरु जी ने। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हम, मुख विवर के आधार पर। तो मुख के खुलने के आधार पर देखेंगे हम किस प्रकार से। तो इसमें संवृत स्वर होते हैं, मुख द्वार लगभग बंद, बिल्कुल बंद सा संकरा हो जाता है, जैसे ई, उ। तो इस प्रकार से आपका मुंह लगभग बंद सा ही हो जाता है, तो इसे संवृत स्वर कहते हैं। यह है अर्ध संवृत स्वर, संवृत के समीप, यानी कि कुछ बंद होता है हल्का, जैसे ए, ओ। इसके बाद है अगला विव्रत स्वर, यानी कि जो विव्रत स्वर है आपका मुख खुला हुआ, बिल्कुल खुला हुआ, यानी कि आ की जो आवाज है विव्रत स्वर के अंतर्गत यह आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अर्ध विव्रत स्वर, तो कम खुला या कुछ खुला, यह आपको देखने को मिलता है। अर्ध संवृत से ज्यादा विव्रत, विव्रत से कम, यानी कि अर्ध संवृत से ज्यादा, विव्रत से कम, कम खुला हुआ मुंह होता है, जैसे ए, ओ, आ। तो इस प्रकार से आपकी ये ध्वनि जो है इनकी उच्चारण की स्थिति इसमें बताई गई है। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो थोड़े से ये वर्ड हैं, जैसे संकरा, तो इसमें बंद, संव्रत कहते हैं इसको, विव्रत कहते हैं जो खुला हुआ होता है, मुख विवर कहते हैं मुख का खुलना, यानी कि जो एक पूरा मुंह खुल जाता है जब। इसके बाद है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो व्रतमुखी, तो ओठों का वृत्ताकार करके, ओठों को गोल करके, यानी कि उ, ओ, आ की आवाज जो होती है व्रतमुखी स्थिति होने पर होती है। अव्रतमुखी ओठों को वृत्ताकार
वृत्ताकार या गोल नहीं होगा, यानी कि ए ई को री की आवाज जो है ये सभी, इसमें कोई भी आपको स्थिति देखने को नहीं मिलेगी जो गोल वाली स्थिति है, फोटो की स्थिति। इसके बाद है सभी स्वर, यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। तो सघोष अघोष के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में दो जो अक्षर होते हैं वो आयोगवाह कहे जाते हैं, यानी कि जो आयोगवाह होते हैं, इसमें पहला आयोगवाह अंग जो होता है, जिसे अंग से अंगूल जो लिखा जाता है, तो यह अनुस्वार होता है। दूसरा विसर्ग होता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत ही अच्छे नोट्स जो आपको पेड कोर्स में भी कहीं देखने को नहीं मिलने वाले, वह आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। तो आपका एक लाइक बनता है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ हमारे चैनल को। तो आइए बिना देरी करे आगे और देखते हैं। तो इसमें आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं। ये इनकी जो आयोगवाह हैं, इन्होंने व्याख्या दी है किशोरीदास वाजपेयी जी ने। इसके बाद अगला जो देखेंगे लाइन हम, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक का उच्चारण नाक के बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलता है, जैसे आंसू, हाथ, गांव, चिड़िया। इस प्रकार के ये हो गए अनुनासिक। और अनुनासिक स्वरों पर चंद्रबिंदु लगा होता है, यह इसकी विशेषता है। अनुनासिक स्वर का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। इसके बाद अगली विशेषता है, अनुनासिक स्वरों का प्रयोग दीर्घ स्वर के साथ किया जाता है, यह भी इसकी विशेषता होगी। इसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अंक, अंश, पंच, अंग। इस प्रकार से आपका ये अनुस्वार कहलाता है, जिसमें नाक से अधिक सांस निकलती है। इसके बाद है इसकी अगली विशेषता, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर एक डॉट लगाया जाता है, बिंदु। इसके बाद है अगला, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, यानी कि अंगूठा, अंगुष्ठ, दंत, आंत। इस प्रकार से इसमें इसके बाद अगली विशेषता देखेंगे हम, अनुस्वार का प्रयोग बधुआ हर्ष स्वरों में किया जाता है, यानी कि जो हर्ष स्वर में ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। अनुनासिक स्वर होता है अंक और निर्नासिक स्वर सभी होते हैं 11, अनुनासिक को छोड़कर। इसके बाद है व्यंजन। अब आपका व्यंजन शुरू होता है। तो इसमें व्यंजन में हम देखेंगे, वे ध्वनि जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती हैं व्यंजन कहलाती हैं। मूल व्यंजन जो 33 होते हैं, यह कामता प्रसाद गुरु जी ने इसकी संख्या को निश्चित किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बाह्य प्रयत्नों के अनुसार ध्वनि केवल अघोष और सघोष दो भेद होते हैं। तो हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर हम देखेंगे, तो इसमें पहला है प्रयत्न के आधार पर, तो पहला है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन होता है कै से लेकर मैं तक, यानी कि कै वर्ग, जो आपका पूरा कै वर्ग होता है, और खे वर्ग इस प्रकार से लास्ट तक मैं तक, कचट तक, यानी कि जो पूरा वर्ग होता है, तो इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इसके बाद अगली लाइन देखेंगे हम, अंतस्थ व्यंजन। यह रह लेवे, यह चार जो हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है संघर्षीय या उसमेय व्यंजन। तो सैरे से और प्लस है, ये सारे संघर्षीय या उसमेय व्यंजन होते हैं। इसके बाद है स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी। तो च वर्ग जो होता है अणय को छोड़कर, यह आपका स्पर्श व्यंजन होता है। नासिक के वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर, यानी कि देखो जितने भी अंतिम अक्षर होते हैं वर्गीय व्यंजनों के, वह आपके नासिक के व्यंजन होते हैं, इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद अगला, जैसे कि आपने देखा होगा दिनांक, तो पुराने जो पंडित लोग होते हैं वो दिनांक को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ जो है चंचल, तो इस प्रकार से इनका यूज होता है। पंडित इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, चंदन इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यानी कि जो अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन होता है उसका पंचम वर्ण के अनुसार अनुस्वार के स्थान पर आएगा, यानी कि जो उसका पंचम अक्षर है वो उसको अनुस्वार के स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे हम पार्श्विक ध्वनि। इसके उच्चारण में मुख के मध्य मार्ग
में दो अवयव एक दूसरे से मिलकर वायु को अवरुद्ध कर देते हैं, किंतु हवा दोनों पार्श्वों अलग अलग अगल बगल से निकलती है। यानी कि जब लय तो पार्श्व अगल अगल बगल से निकलती है, यानी कि जो लय लय व्यंजन है यह आपको पार्श्व ध्वनि कहलाती है। तो लय को आप पार्श्विक ध्वनि के नाम से याद कर लेंगे। इसके बाद है अगला अगला जो कथन है सातवां, उच्चिप द्विगुण या ताड़न जात ये व्यंजन होते हैं। तो इसमें जीभ के ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है, जैसे कि डे और ले, इस प्रकार से द्विस्पष्ट इनको कहा जाता है। तो ऊपर फेंका हुआ, तो इसका अर्थ होता है उस चिप का ऊंचा फेंका हुआ, जैसे ले ले डे। इनका प्रयोग शब्दों के आरंभ में नहीं होता, यानी कि जो शब्दों के आरंभ है कभी इनसे ले और डे से देखने को नहीं मिलेगा, बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे। जैसे कि पेड़, पढ़ाई, कढ़ाई। तो जो इस प्रकार के हलन जो नीचे बिंदा लगा हुआ है होते हैं, तो ये है आपके शुरू में नहीं आते। शुरू में जो आते हैं वो डे और डे आता है, जिनमें बिंदा नहीं होता है नीचे, यानी कि जो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसमें बिंदा लग गया तो ये शुरू में नहीं आएगा आपका। इस प्रकार से आप अगला देखेंगे, कंपन जात या लुंठित प्रकंपित प्रकंपित। तो यह होता है केवल रे व्यंजन जो होता है कंपन जात या लुंठित व्यंजन होता है, जिसके उच्चारण में जीभ का बेलन की तरह लपेट जाता है। तो रे को आप बोलोगे तो जीभ लपेट जाएगी आपकी बेलन की तरह, आप बोलकर देख लेंगे। नवा है संघर्षहीन या सप्रवाह, तो हवा के प्रवाह को संघर्षहीन हो जाता है, जैसे कि यह और वे। तो यह अर्धस्वर भी होते हैं। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आपके जो एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो छह छह मिलकर बना है आधा के, और इस वाले से मिलकर बना है। तो जो आपका त्रय है वह आपका आधा तय प्लस रे से मिलकर बना है। इसके बाद ज्ञानी जो होता है आपका जय आधे, और अणे जो अणे होता है उससे पूरे से मिलकर बना है, और श्रेय जो मिलकर बना है आधा से ये वाला, और आपका रे। इस प्रकार से यह मिलकर बने हैं। तो इनको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे, यह आपके हर बार एग्जामों में जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये सभी आपके बता दिए हैं मैंने, तो ये किन किन से मिलकर बनेंगे। और इसके बाद है जैसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। यह क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश में छह का स्थान किस व्यंजन के बाद आएगा, तो इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको ये। तो आप छह जो होता है वैसे लास्ट में होता है, पर इसका जो हिंदी शब्दकोश में स्थान है तो वो कै के बाद है, आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा इसका कै, क्या इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला है उच्चारण के स्थान पर आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यह होता है स्वरयंत्र मुखी, जो व्यंजन स्वरयंत्र मुख से उच्चारित होते हैं, यानी कि गोले को गहराई से, यानी कि जैसे काकल्य वर्ण होता है। इसके बाद है अगला अलिजीवीय, कुएं का अलिजीवीय उच्चारण व्यंजन उच्चारित व्यंजन, यानी कि जिनपे जो कै खे जे झे फे, यानी कि जिनमें नुक्ते का प्रयोग होता है, यानी कि जिनमें कि एक बिंदु लगा होता है। तो इस प्रकार के वर्ण को आगत या ग्राहित या अरबी फारसी ध्वनि भी इनको कहते हैं। तो इनका जो है होता है इसमें नुक्ता लगा हुआ होता है, जैसे कि जफर, खाना, इस प्रकार से ध्वनियां यह उत्पन्न होती हैं। इसके बाद आएगा कोमल या तालव्य कंठस्थ ध्वनि। तो यह है कै आधा खे, जिनमें हलंत लगा होता है केवल कै वर्ग, यहाँ का कोमल तालव्य वर्ण जो व्यंजन है वो कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे देखेंगे, कठोर तालव्य। कठोर तालव्य जो च वर्ग होता है यह कठोर तालव्य होता है, यानी कि जितना भी कै वर्ग होता है तो जो च वर्ग होता है तो यह कठोर तालव्य होता है। इसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य होता है आपका जो टे वर्ग होता है, टे वर्ग, और इसमें रे और से शामिल होते हैं।
तो यह मूर्धन्य ध्वनि है। इसके बाद है बत से, यानी कि जो मसूड़ों से बोले जाते हैं, यानी कि दांतों के ऊपर जड़ों से बोले जाते हैं। न, ले, रे, से। इस प्रकार से आपका जो दंतस्थ ध्वनि है, जो दांत से बोली जाती है, दांत के आसपास से, तो तैत है, तय वर्ग है पूरा, और ये वाला से है। इस प्रकार से आप इनको याद कर लेंगे, एक पॉइंट के रूप में आप बनाकर लिख लेंगे। इसके बाद अगला वर्णमाला, जो आपका उच्चारण के स्थान पर है, यही चल रहा है आपका पार्ट। तो इसमें जो आपका 8वां कथन है, दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होष्ठ से, यानी कि होठ से जो मिलकर ध्वनियां बोली जाती हैं, वह है बै और फै। इसके बाद है अगली ध्वनि है इसमें ओष्ठ से, यानी कि जो होठों से बोली जाती है, पैफ। पैफ है बै भै में, यानी कि जो पै वर्ग होता है वह आपका दंतोष्ठ वर्ग कहलाता है। इसके बाद है स्वतंत्रियों, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर, यानी कि जो घोष या सघोष जिन वर्णों को कहते हैं, तो घोष सघोष किनके कहते हैं, जो जिन स्वर तंत्रियों का कंपन होता है, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं का कंपन होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 345 और यह लैब है। तो जो अंतिम 3 अक्षर होते हैं, ग, घ, ड़, प्रत्येक वर्ग के, तो वह आपके सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष, अघोष होते हैं ऐसा अगले अगले, यानी कि अगले दोनों और तीनों से। इस प्रकार से कै, ख, च, छ, इस प्रकार से। तो यह आपके 13 देखने को मिलेंगे, 3 से और 10 ये, और इस प्रकार से ये 15 ये और 5 ये आपकी ये ध्वनि, तो ये आपके 20 देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अघोष यानी कि अगले अगले, तो आप इनको ऐसे याद कर लेंगे। तो सघोष और अघोष में अंतर, तो सघोष अघोष में यहाँ अच्छे से आप अंतर देख लेंगे। सघोष जो होते हैं लास्ट के होते हैं, अघोष जो होते हैं अगले अगले होते हैं, और स होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो अघोष होता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, हवा, वायु या सांस की शक्ति के आधार पर। तो ये होते हैं अल्प प्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह का बहुत कम हवा निकलती है, इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का एक, पहला, तीसरा और पांचवा, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा, वो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग का अक्षर है, वह आपका अल्प प्राण कहलाता है, और यह रलैव है। तो यानी कि कै, गैर, इस प्रकार से यह आपके अल्प प्राण होंगे। महाप्राण, महाप्राण होंगे दूसरा और चौथा। तो महा को आप याद रख लेंगे, दूसरा और चौथा, और सहरे से और है। तो इस प्रकार से यह आपके 15 हो जाएंगे, और ये आपके 20 हो जाएंगे। इसमें लैर जो ध्वनि है, इसको अल्पप्राण नहीं माना है, तो इस वजह से इनकी संख्या 19 होगी। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, और क्लास को बार बार दोबारा से देखेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो अगली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो अगली क्लास डलने वाली है अगले सब्जेक्ट की, उसको आप मिस ना कर पाओ। और साथ ही साथ हम जल्द से जल्द कोर्स पूरा कराकर आपके लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे देखिएगा। अभी रह गया है, तो इसको देखते हैं हम। अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर। तो अल्पप्राण महाप्राण में क्या अंतर है? तो अल्प माने होता है 1, 3, 5, यानी कि जो छोटे छोटे हैं, 1, 3, 5, और 2 और 4 यानी कि सम जो हैं वो महाप्राण है। तो यानी कि जो सम्राट होते हैं वो महान होते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, जो सम अक्षरों पर आएंगे वे आपके महाप्राण कहलाएंगे। इसके बाद अगले देखेंगे हम, ह्रस्वता या दीर्घता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ह्रस्व स्वर होते हैं कैक है, लैप है आदि। इसके बाद दीर्घ स्वर होते हैं कच्छ, जो आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं, यानी कि जो 2 जुड़े हुए होते हैं। संयुक्तता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, असंयुक्त स्वर होते हैं कै, चे, कै, चे, यानी कि चे पूरा चे, इस प्रकार से। और संयुक्त ध्वनि होती है आपकी, ये सभी आपकी संयुक्त ध्वनि होती है, मैंने पीछे भी आपको पढ़ाई है। इसके बाद आगे देखेंगे हम, जो हलंत, हलंत होता है व्यंजनों के नीचे तिरछी एक रेखा, यानी कि जो जैसे ख लिख दिया हमने, तो इसके नीचे अगर हलंत लगा दे तो ये आधा अक्षर हो गया। इसके बाद है
आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। जो अरबी फारसी उर्दू की ध्वनियाँ हैं जो अपने हिंदी में अपनाई गई हैं तो वह होती हैं कै ख जय फै। इनमें की तल बिंदु या नुक्ता लगा हुआ होता है, यानी कि एक बिंदु लगा हुआ इनके नीचे देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगला देखेंगे वृत्ताक्षर। वृत्ताक्षर होते हैं शब्दों के अंत में व्यंजन आधार पर बिना स्वर में रहता है, यानी कि जैसे राजन, स्वागतम, यानी कि इनमें लास्ट का जो अक्षर होता है वह आधा होता है, तो इसे वृद्धाक्षर कहते हैं। इसे मुक्ताक्षर किसे कहते हैं, तो शब्दों के अंत में व्यंजन पूरा होता है, यानी कि जो, सो, मोहिनी, यानी कि जो आपके जो नॉर्मल जो शब्द लिखे जाते हैं वह आपके मुक्ताक्षर में लिखे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे खड़ी पाई। जिन वर्णों के निर्माण में सीधी रेखा होती है, यानी कि जैसे कि इस प्रकार से जितने भी जिन भी व्यंजनों में वर्णों में आपकी ऐसे खड़ी लाइन देखने को मिलेंगे उनके खड़ी पाई कहते हैं। बिना खड़ी पाई के होते हैं जैसे कि जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे च छ द रे, तो इनमें कोई खड़ी पाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अमानक वर्ण होते हैं जो वर्तमान वर्ण में प्रचलित नहीं है या प्राचीन वर्णमाला से प्रचलित है, यानी कि कैत है। इस प्रकार से आपको एक वर्ण देखने को मिलता होगा पहले, अब नहीं देखने को मिलता है, और एक इस प्रकार से भय की तरह देखने को मिलता होगा और इधर को कै की तरह जुड़ा हुआ। तो यह हो गए अमानक वर्ण, इनको अमान्य घोषित कर दिया गया है। हकार व्यंजन होते हैं है से संबंधित शब्द लिखने में त्रुटि, जैसे कि जाह्नवी, चिन्ह। तो इस प्रकार से है में आपको वो जो एक जो हलंत के रूप में देखने को मिलेगा न, ये टंगा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से यह सही ध्वनि होती है शुद्ध रूप से, तो इन्हें कहा जाता है हकार व्यंजन। इसके बाद है अकारांत। अकारांत होता है जिसमें ऐसे अंत होता है, यानी कि जैसे न है तो इसके अंत में न प्लस ए होता है, तो ये ऐसे अंत हो गया तो इसका अकारांत हो गया। ई से अंत हो रहा है तो इकारांत, इनका ऊ से अंत होता है वह उकारांत होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लेंगे, इनसे आपका एक क्वेश्चन जरूर यूपी पुलिस में देखने को मिलता है। इसके बाद है विभिन्न व्यंजनों के साथ रे का प्रयोग। तो रे का प्रयोग होता है रेफ, रेफ के उसमें, जैसे कि कर्म, धर्म और गर्म, इनमें आपका रे ऐसे टंगा देखने को मिलता है, तो इसे रेफ बोलते हैं। इसके बाद है स्वर रहित व्यंजन, यानी कि स्वर रहित व्यंजन के साथ स्वर सहित रे का प्रयोग होता है, जैसे कि प्रे, क्रय, गिरह, ग्राम। इसमें खड़ी पाई के साथ व्यंजन आपको देखने को मिलेगा रे। इसके बाद अगला स्वर रहित या बिना खड़ी पाई के व्यंजनों के साथ रे, यानी कि जैसे टे होता है तो उसमें इस प्रकार से, यानी कि जो बिना खड़ी पाई वाले हैं उनमें इस प्रकार से आपका रे टंगा हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद है से के साथ स्वर सहित रे का प्रयोग, यानी कि से के साथ अगर प्रयोग होगा रे का तो इस प्रकार से श्रेय बन जाएगा, यानी कि से का इस से में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से से के साथ अगर से रे की ध्वनि होगी तो यह हो जाएगी से रे। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको किसी भी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो हमको बताएं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कृपा करेंगे। और आपको अगली किस सब्जेक्ट पर एक मैराथन क्लास चाहिए आप जल्दी कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा, क्योंकि आपके लिए सभी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं, और आपको जितने भी नोट्स और पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ हमारे जोड़िएगा, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।